नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ने वाले, ठीक है, जो क्लास 10th के अध्याय 1 में आपका दिया गया है। तो दोस्तों बहुत ही इजी लैंग्वेज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को समझने से पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। दोस्तों मान लीजिए कि आप ये हैं, ठीक है। आप कौन है देख लीजिए। मान लीजिए कि आप ये हैं, आप बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ठीक है, इतना कि आपको एकदम अगले वर्ष आपको जॉब ले ही लेना है, ठीक है, इतना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन आपका जीवन में ये आ जाती है, समझ गए, आपका जीवन में ये आ गई और आपको इससे बेहद वो हो गया और आपका पढ़ाई लिखाई भी वो हो गया, समझ में आ गया। लेकिन इसका शादी दोस्तों इसका माँ बाप कहीं और करा देता है और आपको ये छोड़कर चली जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आप सोचते हैं कि जब वो हमारे प्रति कुछ नहीं सोची तो हम उसके प्रति क्यों सोचेंगे, और फिर से आप पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं, मतलब पूरा पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं और आपका एकदम जॉब हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि पुनः पुनः प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी परिवर्तन जिसमें पुनः प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त किया जाता है, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था को क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको और एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए ये आपका बर्फ़ का क्यूब है, ठीक है, मतलब बर्फ़ का टुकड़ा है। जब इसको हम पिघलाते हैं तो ये क्या बन जाता है बताइए, ये पानी बन जाता है। जब हम इसको पिघलाएंगे तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो क्या पानी को जमा कर फिर से बर्फ़ बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है कि नहीं बताइए, बनाया जा सकता है। तो इसको पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। अगर जिस किसी भी वस्तु को पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त किया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग समझते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है दोस्तों। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि ऐसी परिवर्तन जिसमें एक नए गुण धर्म, यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है, उसको रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका चूल्हा है, ठीक है, चूल्हा जल रहा है, आप इसमें क्या लगा रहे हैं, लक्कड़ लगा रहे हैं, ठीक है, लकड़ी यदि आप इसमें लगा रहे हैं और चूल्हा जल रहा है तो ये जल कर क्या बनता जाएगा बताइए, राख बनेगा कि नहीं बनेगा। तो राख से हम फिर से लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, बताइए। राख से ये तो क्या लकड़ी जलकर क्या बन गया, राख बन गया। तो राख से फिर से हम लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जब प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो ऐसी परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, जिसमें एक नए गुणधर्मों वाले, ठीक है, पदार्थ का निर्माण होता है, उसे पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले, ठीक है, पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा इसमें बोला गया है, दूसरा पॉइंट में, कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है बताइए, CO2 बनाता है। तो ये दोनों भाग लिया, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, ठीक है, एक कार्बन भाई है, एक ऑक्सीजन भाई है। जब दोनों मिलेगा तभी तो एक CO2 भाई का जन्म होगा। तो ये जो भाग ले रहा है, कौन कौन भाग ले रहा है बताइए, कार्बन और ऑक्सीजन। तो क्या बन रहा है, CO2। तो जो भाग लेता है उसको अभिकारक, और जो बनकर तैयार होता है उसको उत्पाद कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। के उदाहरण आप देख सकते हो दोस्तों, भोजन का पाचन, श्वसन। जैसे कि अगर यदि हम श्वास लेते हैं दोस्तों, श्वास लेंगे तो वो ऊर्जा में विखंडित होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ऑक्सीजन आपका ऊर्जा में विखंडित हो गया, जो ऑक्सीजन है वो अभिकारक हुआ, और जो उधर ऊर्जा आपका बना, ठीक है, उष्मा बना, वो सब आपका क्या हो गया, उत्पाद हो गया, ठीक है दोस्तों। लोहे पर जंग लगना, अगर जंग लग गया तो वो भी जो जंग लगा हुआ लोहा दोस्तों, फिर से लोहा उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन है उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम के फीते का जलना, दही का बनना, दही अगर बन गया तो उसको दूध हम प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो गया। इसमें कौन सा अभिक्रिया हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ, और परिवर्तन पूछा जाएगा तो रासायनिक परिवर्तन हुआ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आप देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। अगर रासायनिक अभिक्रिया में देखिए क्या क्या होता है, इसमें अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाता है, तापमान में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये आपका जिंक है, जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल। जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलता है
तो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है, वह हाइड्रोजन बनाता है। जिंक सल्फेट नया चीज़ का निर्माण किया और हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में, इसीलिए LHS लेफ्ट हैंड साइड। ये जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक। और जो बनकर तैयार होता है उसको उत्पाद कहते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो चीज़ बनकर तैयार होता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो उसी प्रकार से आप देख सकते हैं वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि जिंक और क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो LHS हो गया। और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ये आपका रासायनिक समीकरण है, ठीक है। दोस्तों हम लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया आपने अभी समझा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, यानी अभिक्रिया, क्रिया एक, मतलब ये एक मान लीजिए ये है और एक ये है, ठीक है। दोनों का आपस में क्रिया करा रहे हैं और क्रिया करके नया पदार्थ का निर्माण कर देता है, तो उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। जैसे कि आपने अभी देखा रासायनिक समीकरण कैसे निरूपित किया जाता है, ये आपका रासायनिक समीकरण हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, आपका रासायनिक समीकरण हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं, ठीक है। भौतिक अवस्था की, जैसे कि वो ठोस है कि गैस है, इस प्रकार के। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कि आप तीर यहाँ पे देते हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं उष्मा या जो भी है, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बोला गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है, तो यहाँ पे बोला गया है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार इसको संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी रासायनिक समीकरण हो रहा है, जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है दोस्तों, तो उसमें द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। यानी इधर जितना द्रव्यमान है उधर इधर भी उतना ही होना चाहिए। यानी ये अभिकारक होता है और ये क्या होता है, उत्पाद होता है। मतलब जितना अभिकारक में आपका है उतना ही किस चीज़ में होना चाहिए, ये आपका अभिकारक होता है दोस्तों, ये आपका उत्पाद होता है। तो जितना अभिकारक के में द्रव्यमान हो उतना ही उत्पाद में भी द्रव्यमान होना चाहिए। आप देख सकते हैं बोला गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक, क्या बोला गया है, अभिकारक एवं उनके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए, जैसे कि अभी हम आपको बताएं, ठीक है। तो चरणबद्ध तरीका से इसको, मतलब ये आपको बताया गया कि किस प्रकार संतुलित किया जाता है। यहाँ पे देखिए Fe3O4 दिया गया है दोस्तों, ये गलत से यहाँ पे टाइप हो गया था, यहाँ पे Fe3O4 यहाँ पे, ठीक है, Fe3O4, इसको ध्यान दीजिएगा, ये 2 यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे Fe देखिए, Fe कितना है, 1 है। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इधर Fe कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। ऑक्सीजन कितना है, ये 3 नहीं है, 4, यहाँ पे 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो इसको एक, मतलब एक टेबल बना के इसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें Fe कितना है, 1 है, ठीक है। LHS में यानी अभिकारक में और उत्पाद में देख सकते हैं Fe कितना था, 3 था। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, तो इसमें इधर भी कितना है, 2 है। ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे कितना है, 4 है। तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों के अभिकारक या उत्पाद की साइड, ठीक है, अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग डब्बा बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इधर ध्यान देना है कि इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है, 4 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है। तो इधर भी 4 बनाना होगा, तो यहाँ पे 4 नहीं लिखना है, ठीक है। 4 यहाँ पे लिख देना है, इधर देख सकते हैं 4 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आपका 4 हो गया। 4 ऑक्सीजन यहाँ भी, 4 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया। 4 ऑक्सीजन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ भी हाइड्रोजन आ जाता है, ठीक है। यहाँ भी 4 दूनी 8 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, Fe3। तो इस प्रकार से ये आपका संतुलित हो गया, ठीक है दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा कि अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना जरूरी है। जैसे कि आपका ठोस है तो ठोस को S के द्वारा, S यानी सॉलिड, द्रव्य है तो L के द्वारा यानी लिक्विड, और गैसीय अवस्था है तो G से गैस, ठीक है। और जलीय अवस्था है तो एक्वस यानी AQ के द्वारा डिनोट करते हैं। तो Fe आपका S से सॉलिड है, H2O आपका क्या है, गैस है, ठीक है। Fe3O3 क्या है आपका,
Fe2O3 आपका H सॉलिड है, 4H2 क्या है आपका गैस है। तो इस प्रकार से भी इसको डिनोट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कुछ आवश्यक परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पे ताप, जब इसमें हम ताप देते हैं तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, ताप लिखना होगा। इस टाइप का बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। दो या दो से अधिक अभिकारक, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। एकल उत्पाद दो यहाँ पे दिख रहा है, दो अभिकारक एकल उत्पाद दिख रहा है। तो दो या दो से, दो यानी तो दो से अधिक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही को उत्पाद का निर्माण करेगा। दो या दो से अधिक रहेगा या कितना भी रह चलेगा, लेकिन केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करता है, उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण में आप देख सकते हैं कोयला का दहन, ठीक है। जब कोयला का दहन करते हैं तो C कार्बन और O2 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दो हो गया, दो अभिकारक हुआ और एक ही उत्पाद हुआ कि नहीं हुआ। दो को अभिकारक हुआ, एक उत्पाद हुआ। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं है। उसी प्रकार से आप उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं 2H2 और O2 यहाँ पे दो है और दो को मिलकर एक को निर्माण कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे डैश है तो उसको हम बोल देंगे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आप देख सकते हो दोस्तों बोला गया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है दोस्तों बताइए। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ किसका निर्माण होता है भैया, ऊष्मा का भी निर्माण होता है। उत्पाद का तो निर्माण होबे करेगा, लेकिन साथ ही ऊष्मा का भी निर्माण हो जाएगा, उसी को हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, छेपी, ध्यान दीजिएगा। एक होता है ऊष्माशोषी और एक होता है ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा का भी निर्माण होता है। तो जैसे कि CH4 और O2 मिलकर क्या बना दिया, CO2 प्लस में 2H2 और प्लस में क्या बना दिया, ऊष्मा। तो जिसमें ऊष्मा का भी निर्माण होता है उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि श्वसन एक क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं C6H12O6, ये एक्वस से जलीय विलयन है। 6O2 क्या है, गैस है। ये क्या बना दिया, 6O2, 6CO2 और 6H2O प्लस में ऊष्मा बना दिया। तो जो ऊष्मा बनाता है तो ऊष्माक्षेपी बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वियोजन, संयोजन अभी पढ़े। संयोजन दो या दो से अधिक मिलकर एक ही को उत्पाद का निर्माण करता है, उसको संयोजन, ठीक है। और वियोजन क्या होता है भैया, तो वियोजन होता है इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का बनाता है, ठीक है। एक ही को इसमें क्या रहेगा, एक ही अभिकारक रहेगा, लेकिन दो या दो से अधिक क्या रहेगा, उत्पाद रहेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे भैया, उसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, ऊष्मा द्वारा किया जाता वियोजन। जैसे कि कोई भी अभिकारक है उसमें यदि हम ऊष्मा देते हैं तो वो वियोजित हो जाता है, यानी टूटकर एक से ज़्यादा भागों में खंडित हो जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं 2FeSO4 यानी फेरस सल्फेट। तो यदि हम ऊष्मा इसमें देंगे तो ये क्या बन जाएगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। SO2 और SO3 ये चीज़ बन जाता है, ठीक है। कब, जब हम इसमें ऊष्मा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए क्या हो गया, ऊष्मीय वियोजन हो गया। आप देख सकते हैं चूना का भी पत्थर जो होता है CaCO3, जो चूना का पत्थर है उसमें ऊष्मा देंगे तो CaO यानी बिना बुझा हुआ चूना और CO2 बन जाएगा, ठीक है, जो गैस से आप जानते हैं। तो इस प्रकार से यदि ऊष्मा इसमें आता है तो क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए वैद्युत वियोजन क्या होता है, वैद्युत वियोजन यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वियोजित होता है। विद्युत धारा यदि हम प्रवाहित करेंगे तो वो वियोजित हो जाएगा, तो उसको हम वैद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे कि 2H2O, ठीक है, ये लिक्विड है। यदि हम इसमें माने 2H2O यानी पानी है, इसमें जब हम विद्युत धारा डालते हैं दोस्तों तो ये 2H2 और O2 अलग अलग हो जाता है। प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन क्या होता है दोस्तों कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। वियोजन यानी एक एकल उत्पाद मिलकर एक से अधिक, ठीक है, एकल अभिकारक मिलकर
एक या एक से अधिक उत्पाद का, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, वियोजन बोलेंगे। तो प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, जैसे कि 2AgCl है, इसको जब सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो ये 2Ag और Cl2 अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रकाशीय वियोजन हो गया। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है। उष्मा शोषी एक उष्मा क्षेपी पढ़े हैं, यानी जिसमें उष्मा का निर्माण हो रहा है। उष्मा शोषी क्या होता है, जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ठीक है। जैसे कि Fe है और CuSO4 है, ठीक है दोस्तों। तो Fe के साथ कौन आ गया, CuSO4, देख सकते हैं Fe के साथ आपका SO4 आ गया और कॉपर यहाँ पे अलग हो गया। तो Fe आपका अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसके साथ SO4 आ गया और कॉपर अलग हो गया। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, विस्थापित, यानी यहाँ से विस्थापन होकर इसके साथ आ गया, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि इन अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान से होता है। जैसे NaSO4 है और BaCl है, तो Na के साथ Cl आ जाएगा, या आप देख सकते हैं कि Ba के साथ क्या आ जाएगा, SO आ जाएगा, और Na के साथ Cl आ जाएगा, मतलब दोनों विस्थापित हो गया, ठीक है। जैसे BaSO4 और NaCl हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। उपचयन क्या होता है, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन ध्यान दीजिए, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो उसको उपचयन बोलेंगे। उपचयन यानी ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन का ह्रास, ठीक है दोस्तों। तो उसको क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि C+O2 है, ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, CO2 बन गया, यानी ऑक्सीजन की क्या हो गया, वृद्धि हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं। और अपचयन क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अब हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आप देख सकते हैं ये बोला गया है CuO+H2, जब इसमें ऊष्मा देते हैं तो Cu+H2O बन जाता है। तो ये अपचयन क्या होता है, अपचयन अभी क्या बताएं कि ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, यहाँ पे Cu से ऑक्सीजन चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, Cu केवल बचा, कॉपर बचा, तो ऑक्सीजन ह्रास हो गया, तो अपचयन। और ऑक्सीजन यहाँ पे H2 था, तो H2 के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो जब ऑक्सीजन ऐड हो गया तो क्या हो गया, उपचयन बोलेंगे इसको, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव, तो संक्षारण भी एक उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे कि उपचयन में क्या होता है, अभी आपने देखा कि उपचयन में क्या होगा दोस्तों, उपचयन में ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है। अब देखिए कि जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु ऊपरी परत कमजोर हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, संक्षारण बोलते हैं। संक्षारण क्या बोलते हैं, जैसे जंग लगना, जंग लगना को ही क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे यसद लेपन या विद्युत लेपन या पेंट करके संक्षारण से धातु को बचाया जा सकता है, ये आपको पता होगा दोस्तों। विकृत गंधिता क्या होता है, यानी वसा युक्त और तेलीय, ठीक है, खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे अगर कोई वस्तु को आप, जैसे आपके यहाँ चावल बना हुआ है, ठीक है, उसको आप 4 दिन तक छोड़ दीजिए तो कैसा गंध आएगा, तो बहुत गंदा गंध आएगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। विकृत गंधिता को रोकने का उपाय क्या है, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके या वायु रोधक बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, वायु रोधक यानी उससे वायु के संपर्क से दूर रखना है, ठीक है। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग कुरकुरे खाते हैं, देखते हैं 4 को रखता है कुरकुरे और पूरा नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे, तो इस प्रकार से उसको सुरक्षित किया जा सकता है। शीतलन द्वारा भी सुरक्षित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका यह टॉपिक फिनिश हो गया दोस्तों। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ये आपका फर्स्ट टॉपिक फिनिश हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इसका आंसर क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल करेंगे।
इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।